नमस्कार दोस्तों, SBS ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है आपका। और अपना जो कक्षा 6 की साइंस चल रही है अपनी, यानी निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ रही, यानी बेस क्लियर करते हुए अपन सामान्य जानकारी यानी सामान्य विज्ञान को अपन अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं उन सब के बारे में अपन जान रहे हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों कि पानी आपका उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर चलता है, यानी गति करता है, लेकिन अपने को किस ओर गति करनी है? निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर गति करनी है, अर्थात पानी के विपरीत दिशा में अपने को क्या करना है? तैरना है दोस्तों, पानी के विपरीत दिशा में। तो दोस्तों, पानी के विपरीत दिशा में अगर तैरेंगे तो वही तैरेगा जो मजबूत होगा, जिसका बेस क्लियर होगा, जिसको तैरना आता है वही तैर पाएगा दोस्तों। नहीं तो मामूली बात नहीं है कि पानी की विपरीत दिशा में अपन तैर सकते हैं दोस्तों। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो साइंस का चल रहा था दोस्तों। अब जो भी पेपर बनाते हैं वो इन्हीं किताबों से, यानी RBSC की कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 जो सामान्य विज्ञान है इन्हीं किताबों से बनाते हैं। और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उन सभी के पेपर उठा के देख लीजिए कि आप साइंस के प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, और जितने भी पुराने प्रश्न आए हैं और उनको, और जितने भी नए प्रश्न बनने वाले हैं उनको इन पाठों के माध्यम से आपको मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ दोस्तों। और पाठ शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो आपके लिए और भी अच्छा बने और मेरा जोश भी बना रहे, यानी एनर्जी बने रहे, और आपको अच्छे से अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड करवाता रहूं दोस्तों। तो आज का अपना टॉपिक ये है कक्षा 6 का वस्तुओं की प्रकृति, यानी वस्तुओं की प्रकृति क्या है, वस्तुएं हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वस्तुओं को प्राप्त करने के अर्थात स्रोत क्या है, उनके बारे में अपन जानेंगे दोस्तों। तो अपन उपयोग करते हैं वस्तुओं, भाई सामान्य कार्य में क्या करते हैं कि वस्तुओं का अपन उपयोग करते हैं। तो वस्तुओं का समूह बनाने का मतलब यहाँ पर आप कक्षा 6 के हिसाब से समूह बनाना है, ताकि कक्षा 6 के विद्यार्थी ये समझ सकें कि एक समूह बना के इनको एक जगह करके इकट्ठा करके इनमें क्या क्या अंतर है, कौन सी किसकी प्रकृति है, कौन सी वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई, ये जान सके। लेकिन अगर वस्तु की अपन बात करें तो यहाँ पर आपको देखते हैं, आप हमेशा आप और हम सब यूज में लेते हैं, पुस्तक यूज में लेते हैं, ऊन है, खाना बनाने के बर्तन है, आभूषण है, वस्त्र है, खिलौने है, रबड़ है, कुर्सी है, पानी है, बैलगाड़ी, साइकिल, गेंद, पेन, तार, मटका, बेडशीट, रजाई, सब अलग अलग वस्तुएं अपन काम में लेते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी है जो समान होती है, यानी समान प्रकृति की होती है। कुछ वस्तुएं जो चमकती है, कुछ वस्तुएं चमक रहित होती है, और कुछ वस्तुएं कठोर होती है तो कुछ वस्तुएं नरम होती है, कुछ वस्तुएं पानी में विलीय होती है तो कुछ वस्तुएं अविलीय होती है, यानी पानी में नहीं घुलती है। यही यहाँ पर सीखने वाले हैं। ये पाठ आपके एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ से 3 क्वेश्चन तो आपको पूछे गए सवाल इसी पार्ट में मिलेंगे दोस्तों। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? यहाँ से 3% जो आए हुए हैं वो आगे आते भी रहेंगे आपके। तो चलो शुरू करते हैं। वस्तुओं का समूह, आपने मुझे वस्तुओं बता दी, इन्हीं वस्तुओं को आपको क्या करना है, अलग अलग छांटना है। उसके बाद में अपन जानते हैं किसके बारे में, कि वस्तुओं का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, स्रोत के आधार पर वर्गीकरण किया है। स्रोत का मतलब होता है वस्तु हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है। तो वस्तुएं हमें, जो भी वस्तुएं आप देखते हैं, जो जितने भी वस्तुएं आपको मैंने बताई, उनमें से कुछ वस्तुएं ऐसी है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, और कुछ वस्तुएं ऐसी है जो मानव द्वारा निर्मित है। तो जो वस्तु हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उसे अपन प्राकृतिक, और जो मनुष्य द्वारा निर्मित है उसे अपन क्या कहते हैं, जो मनुष्य द्वारा निर्मित है उसे क्या कहते हैं अपन, मानव निर्मित या कृत्रिम वस्तु अपन कहते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं वस्तुओं के क्या क्या गुण होते हैं। द्युति यानी चमक। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो चमकती है, और जो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो चमक रही होती है, यानी चमक उसमें नहीं होती है। जैसे जितनी भी धातुएं हैं चमक है, जितनी भी धातुएं हैं, लोहा है, सोना है, चांदी है, आदि सभी धातु से बनी वस्तुएं हमेशा क्या होती है,
चमकती है। उसके बाद में इसका दूसरा गुणधर्म है कठोरता। कुछ वस्तुएं ऐसी है जो दबाने पर दब जाती है यानी संपीड़ित हो जाती है, और कुछ वस्तुएं दबाने से नहीं दबती है यानी उसके आकार में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता वे वस्तुएं। उसके आधार पर अपन वस्तुओं को क्या करते हैं, कठोर और नरम दो प्रकार की वस्तुओं के रूप में यहाँ पर बांटते हैं। तो वे वस्तुएं जो संपीड़ित या दबाने पर अपने आकार में परिवर्तन कर देती है वे वस्तुएं नरम कहलाती है, और वे वस्तुएं जो संपीड़ित यानी दबाने पर संपीड़ित नहीं होती है वे वस्तुएं अपन क्या कहते हैं, कठोर कहते हैं वस्तुएं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बनेगा वो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा और आपको दिखा दूंगा भी ये कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। उसके बाद में आपको ये सामान्य सी जानकारी है कि चुंबकीय और अचुंबकीय वस्तुएं। तो चुंबकीय वस्तुएं कौन सी होती है, वे वस्तुएं जो चुंबकीय और आकर्षित होती है चुंबकीय वस्तु कहलाती है, जैसे लोहा। अचुंबकीय वस्तु जो चुंबकीय और आकर्षित नहीं होती है वो अचुंबकीय वस्तु कहलाती है, जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है आदि। उसके बाद में अपन विलेयता और अविलेयता की अगर बात करें तो देखते हैं अविलेयता और विलेयता। विलेयता क्या है, अगर कोई भी पदार्थ है या कोई भी वस्तु है जो पानी में आसानी के साथ घुल जाती है तो वो वस्तु विलेय कहलाएगी, और जो वस्तु पानी के साथ विलेय नहीं होती है वो वस्तु क्या कहलाएगी, अविलेय कहलाएगी। जैसे अपन चीनी या नमक उसको पानी में घोलते हैं तो मिल जाती है, यानी आपको पता नहीं लगता है कि इसमें नमक डाला हुआ है या चीनी डाली हुई है, एकदम यानी ये क्या होती है, घुल जाती है। दूसरा अविलेय, अगर पानी में अपन मिट्टी डालेंगे तो वो मिट्टी कभी भी घुलेगी नहीं, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा, आपके अविलेय का उदाहरण हो जाएगा। और उसी प्रकार अपन यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर विलेयता और अविलेयता फिर अपन क्वेश्चन देखेंगे, एक क्या क्वेश्चन है वो देख लेंगे। ये आपका पाठ दिया गया, आप अगर पढ़ना चाहो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप आसानी के साथ इसका ले सकते हो दोस्तों। ये वस्तुओं का वर्गीकरण अपन पढ़ लिया है कि वस्तुओं के वर्गीकरण प्राकृतिक है, मानव निर्मित और कृत्रिम, एक ही बात है। उसके बाद में अपन ये यहाँ पर कुछ वस्तुएं दे रखी है, सारणी दे रखी है, वस्तुओं के गुण दे रखे हैं। तो पहला गुण चमक है, कुछ वस्तुएं चमकती है, कुछ वस्तुएं चमक रहित होती है। तो ये आप सब जानते हैं, सामान्य सी जानकारी है। उसके बाद में अपन कठोरता पढ़ा था। कठोरता यानी आसानी के साथ संपीड़ित हो जाती है वो वस्तु नरम होती है, और जो संपीड़ित नहीं होती है वो वस्तु कठोर होती है। उसके बाद में अपन पढ़ा था चुंबकीय अचुंबकीय। तो चुंबकीय वस्तु जो चुंबकीय और आकर्षित होती है वो वस्तु चुंबकीय वस्तु कहलाती है, जो चुंबकीय और आकर्षित नहीं होती है अचुंबकीय वस्तु कहलाती है। उसके बाद में अपन पढ़ा है विलेयता और अविलेयता। जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाए वो विलेय है, और जो पानी में पूर्ण रूप से नहीं घुले वो क्या है, अविलेय है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये प्रश्न आपको आया भी होगा और आने की बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनने जा रहा है। अपन देखते हैं कि नींबू का रस पानी में पूर्णतः मिश्रित हो जाता है, लेकिन अपन देखते हैं कि पानी या केरोसिन या कोई पानी में अगर तेल की मात्रा अगर डालेंगे तो पूर्ण रूप से उसमें नहीं घुलता है, यानी पूर्णतः वो मिश्रित नहीं होते। उसी प्रकार ऑक्सीजन गैस जल में आंशिक रूप से विलेय होती है। अगर दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्सीजन पानी में पूर्णतः विलेय है, आंशिक रूप से विलेय, अविलेय है, तो आपका जवाब आना चाहिए आंशिक रूप से विलेय है। कौन, ऑक्सीजन गैस पूर्ण रूप से यहाँ पर ऑक्सीजन गैस पानी में विलेय नहीं है। और कुछ गैसें ऐसी होती है जो जल में पूर्णतः अविलेय होती है, और कुछ गैसें ऐसी हो जाती है जो पानी में पूर्णतः विलेय होती है। तो पूर्णतः विलेय होने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलनशील होती है, तो इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थों में किया जाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना दोस्तों। अगर पहला क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है तो ऑक्सीजन गैस में आंशिक रूप से घुलती है, और कुछ गैसें होती है जो पूर्ण रूप से घुलती है, और कुछ गैसें होती है जो अपूर्ण रूप से यानी घुलती भी नहीं है। तो पूर्ण रूप से घुलने वाली गैस का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थ यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अपन पारदर्शिता देख लेते हैं कि पारदर्शिता क्या है। पारदर्शिता का मतलब होता है अगर कोई वस्तु है आपके पास में, उसके आर पार अपन देख सकते हैं तो वो वस्तु पारदर्शी कहलाती है दोस्तों। अगर कोई वस्तु के आर पार हम देख नहीं पाते हैं तो वह वस्तु अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। उसके बाद में इस दोनों की जो बीच की स्थिति है उसको अपन क्या कहते हैं, पारभासी, यानी उसमें धुंधला आपको दिखाई देता है उस वस्तु को अपन क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार
पारदर्शी कहते हैं। तो यह आपका पारदर्शिता कंप्लीट हुआ। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, घनत्व के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? घनत्व के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है घनत्व। तो घनत्व से संबंधित आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता आपको देखने को मिलेगा। अब सामान्य सी की बात है, कुछ वस्तुओं के कण पास पास होते हैं, कुछ वस्तुओं के कण थोड़े दूर दूर होते हैं, और वह वस्तु कण दूर दूर होने के कारण उसका वजन या द्रव्यमान हल्का होता है, यानी उसका वजन या कम होता है, जिसके कारण वो वस्तु क्या होती है? हल्की होती है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो कि बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है, यानी पानी पर आसानी के साथ तैर सकता है। बर्फ का टुकड़ा क्यों तैरता है? ये क्वेश्चन भी कई बार आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिला है, बहुत बार आ चुका है कि बर्फ पानी में क्यों तैरती है, क्यों तैरती, इसका कारण यहाँ पर जानेंगे, कक्षा 6 के अंदर जानेंगे। दोस्तों ये वैसे पार्ट कमज़ोर नहीं है, लेकिन अगर अपन सामान्य नॉलेज की अगर यहाँ पर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी हमारा बेस यहाँ से क्लियर होता है दोस्तों। तो कुछ वस्तुएं अपन बात करें तो कुछ वस्तुओं के कण कण पास होते हैं, कुछ कण दूर दूर होते हैं कुछ वस्तुओं के। तो जितने कण पास पास होंगे तो उसका द्रव्यमान उतना ही अधिक होगा और उसका वजन उतना ही भारी होगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर आयतन की बात हो रही है। एक इकाई आयतन में घिरे हुए, एक इकाई आयतन में, आयतन के द्रव्यमान को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। और अब सामान्य से ये बात है कि जिन वस्तुओं के कण पास पास होंगे उसका घनत्व, यानी उसके कणों का घनत्व अधिक होगा, और घनत्व अधिक होगा तो उसका द्रव्यमान अधिक होगा। जैसे मान लो एक लोहे की कील है, तो लोहे की कील कितना स्थान ग्रहण करेगी, और मान लो उसके बराबर आप ऊन ले रहे हो तो वो कितना स्थान ग्रहण करेगी। स्थान घेरने से यानी रुई के कण दूर दूर है, उसके कारण उसका जो घेरा हुआ क्षेत्र वो अधिक है, लेकिन वही उसके बाहर के बराबर है कौन? कील। क्या? कील। क्योंकि कील की जो लोहे की कील है उसके कण एकदम पास पास है, उसके कारण उसका घनत्व अधिक है, और घनत्व अधिक होने के कारण वो पानी में क्या हो जाती है? डूब जाती है। तो वही वस्तु पानी में तैरेगी जिसका घनत्व पानी से कम हो। अगर जिसका घनत्व पानी से अधिक है वो वस्तु हमेशा पानी में डूबेगी, वो हमेशा क्या होगी दोस्तों? डूबेगी। यहाँ से आपको मैं बता दूं कि प्रश्न जहाँ पर देखो आप सामान्य जिन वस्तुओं का घनत्व जल से घनत्व से कम होता है जल की सतह पर तैरती है, तथा जिनका घनत्व जल से अधिक होता है जल में डूब जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। पानी में बर्फ क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। इस प्रश्न का आपका आंसर यहाँ पर मिल जाता है। और इसकी बात करें किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को अपन उस पदार्थ को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं दोस्तों। यह आपका पार्ट कंप्लीट हुआ है सामान्य सतह। यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं आपको, और आपका बेस अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर अब अगर क्वेश्चन देख लें, ये सामान्य से प्रश्न आप आंसर दे सकते हैं। इसके अगर मैं बता दूं कि यहाँ पर दे आपका पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी वस्तु चमकीली है, तो कौन सी वस्तु यहाँ पर चमकीली, जो धातु से बनी वस्तु है कौन सी होगी? चमकीली होगी। दूसरा प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी वस्तु जल में घुलनशील है? ग्लूकोज पाउडर एकदम पूर्णतः घुलनशील है। तो वस्तु निम्नलिखित में चुंबकीय वस्तु है, तो चुंबकीय और आकर्षित होने वाली वस्तु कौन सी है? लौह है। इसी प्रकार चौथा आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वस्तु जल में तैरती है? कौन सी तैरेगी? लोहे की कील तैरेगी, या सोने की अंगूठी, या पत्थर, या लकड़ी का गुटका? क्योंकि लकड़ी के कण थोड़े थोड़े पास इतने नहीं होते, इसका घनत्व कम होता है, उसके कारण ये लकड़ी का गुटका क्या करेगा? वस्तु जल पर तैरेगा। ये आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं, यहाँ पर ये प्रश्न दे रखे हैं, आप एक देख सकते हैं आसानी के साथ। अगर आपने पूर्णतः अच्छी तरीके से पाठ को समझा है तो वो आप आसानी के साथ